इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, सो आपसे पूछा जाता है कि एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज एनर्जी इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, एंड लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। मैं आपको बोल रहा हूं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बोला आपको कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। ओके, मैं ये बोल रहा हूं, ये देखिए एग्जांपल, ये क्रिकेट बॉल फेंका जा रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये क्रिकेट बॉल फेंका जा रहा है, मैं एनर्जी कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वर्क से अब आगे निकल चुका हूं। सो एक बॉल फेंका गया एंड यू सी दिस इज, अरे ये तीसरा फिगर बॉल देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। कोई गलत बात तो नहीं बोले, अगर तेजी से बॉल, अगर क्रिकेट बॉल अगर फेंकेंगे आप, तो अगर विकेट पे लगेगा तो विकेट जो है ना एकदम फेंका जाता है। क्यों फेंका जाता है भाई, ऐसा क्या है इसमें? मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक ये बॉल है जो 2 मीटर हाइट पे, ये बॉल 1.5 मीटर हाइट पे, दोनों जो है छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे पूछा हूं, इफ द बॉटम फ्लोर इज ग्लास, ये जो नीचे वाला है ना पार्ट, नीचे वाला पार्ट के बारे में बोला, इफ द बॉटम फ्लोर इज ग्लास, विच बॉल विल हैव मोर एबिलिटी टू ब्रेक द फ्लोर? बोलिए कौन सा ऐसा बॉल है जो नीचे अगर ये ग्लास होता तो हम उम्मीद करते कि उसको तोड़ देता, तोड़ने की एबिलिटी होती, उसमें सलाहियत होती, इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी? तो आप बोलेंगे सर अगर ऊपर से गिराइए ना किसी चीज को तो नीचे आते 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 ना उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है, वही तोड़ सकता था सर। तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली कि ये 2 मीटर वाला जो है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इफ द बॉटम फ्लोर इज सैंड, मान लीजिए कि अगर यहां नीचे बालू होता, नीचे बालू होता, तो हम पूछ रहे हैं विच बॉल विल पेनेट्रेट मोर, कौन सा बॉल है जो ज्यादा अंदर गड्ढा में जाता, जो ना ज्यादा गड्ढा करता अगर हम ऊपर से गिराते तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली जो ना इन दोनों सवालों के जवाब ये है। समझ रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं कि अगर नीचे सैंड होता तो ये बॉल ज्यादा अंदर धंसता। एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन हाइट जो है, अब मैं ये पूछ रहा हूं व्हाट इज एनर्जी इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैं दोनों एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एनर्जी possessed by an object is measured in the terms of the capacity of doing work. doing work लिखा गया, इसको ये है doing work. ओके, doing work। तो कहा जा रहा है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी possessed by an object is measured in terms of capacity of doing work. उसके कार्य करने की क्षमता से उसका एनर्जी निकाला जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा, एक ये बड़ा सा बॉक्स बड़ा तेजी से आ रहा था, आने के बाद इसको धक्का दिया, ये बॉक्स आगे की तरफ चला गया, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर इस पीछे वाले ब्लॉक पे पूछा जाए, अगर ये धीरे धीरे आ रहा होता तब ये आके धक्का मारता, और अगर ये तेजी से अगर चल रहा था तब आके धक्का मारता, किस केस में अगला बॉल ज्यादा दूर तक जाएगा? मैं ये बोल रहा हूं ये पीछे वाला बॉल है, दिस इज बैक साइड बॉल फर्स्ट, और ये सेकंड है हमारा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये धीरे धीरे आके इसको आता और तब धक्का मारता, और अगर ये बहुत तेजी से चलकर आता तब इसको धक्का मारता, किस केस में आगे वाला बॉल को ज्यादा दूर तक फेंके जाने की संभावना है? ज्यादा दूर तक फेंके जाने की संभावना अगले बॉल की तब है जब पिछला बॉल ज्यादा स्पीड से आ रहा था। ज्यादा स्पीड से आ रहा होगा तो वो आगे वाले बॉल को ज्यादा दूर तक फेंक सकता है, ज्यादा उस पर वर्क कर सकता है। तो वर्क करने की एबिलिटी पीछे वाले बॉल में कब आई? जब उसका स्पीड ज्यादा था। ओके, जब उसका स्पीड ज्यादा था, तो ज्यादा स्पीड में चलने वाला जो ऑब्जेक्ट था उसकी एबिलिटी जो है, उसका कार्य करने की क्षमता बनिस्बत उसके कम हो जाती है जब वो कम स्पीड से चल रहा था। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट जब
ज्यादा हाइट पर है और वो जमीन में गिरेगा तो एक बालू को ज्यादा दूर तक जो है ना पेनेट्रेट करेगा, उसमें वर्क करने की क्षमता ज्यादा है। ज्यादा हाइट वाले बॉल को अगर गिराएंगे तो वो नीचे बालू में ज्यादा दूर तक पेनेट्रेट करेगा। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स एबिलिटी टू डू द वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। ओके, सो अब हम लोग आपको बताया भी कि ज्यादा स्पीड में चल रहा है तो ज्यादा काम करने की क्षमता है उसमें। एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एनर्जी का वही यूनिट होगा जो वर्क का यूनिट होगा। एनर्जी यूनिट इज नथिंग बट सिंपली द यूनिट ऑफ द जूल। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैं आपको बता रहा हूं कि एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, उसमें से एक फॉर्म यह है काइनेटिक एनर्जी, जिसको भी हम लोग समझेंगे। एक पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट kinetic energy plus potential energy, then it is heat energy, chemical energy, electrical energy, light energy etc. बहुत सारा है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें जो है हम लोग मोस्टली आपको जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी, आगे बढ़ता हूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी नाम से क्लियर है, काइनेटिक। काइनेटिक मतलब वेलोसिटी, स्पीड से रिलेटेड है। व्हाट आई एम सेइंग, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क देन स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ज्यादा काम करता है बनिस्पत के स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मास m मूविंग विद द स्पीड v हैज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैंने आपको एक डिफिनेशंस के फॉर्म में बताया कि अगर किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको तो सिंपली क्या करना है कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और v स्पीड से चल रहा है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास m मल्टीप्लाइड बाई स्पीड का स्क्वायर, v स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का निकालना है तो हाफ एम वी स्क्वायर। डिफिनीशन याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion, उसके चलने की वजह से जो उसमें एनर्जी होता है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possesses kinetic energy. A body uses kinetic energy to do work. Kinetic energy of hammer is used to driving a nail into a log wood. Kinetic energy of the air is used to run the windmills. हथौड़ी से आप क्यों मारते हैं तेजी से? क्यों नहीं ऐसे कांटी रख देते हैं यहां पे और ऐसे क्यों उसको दूर से लाके टटाक से मारते हैं जो है? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसको हम लोग यूज कर रहे हैं वर्क करने में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ओनली एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। बस इतना याद रखिए, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। किसी बॉडी में उसके गति के कारण, उसकी स्पीड के कारण जो उसमें एनर्जी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली एनर्जी ऑफ द बॉडी, एनर्जी possessed by body because of its speed, because of its motion. काइनेटिक एनर्जी, एवरी मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। हर चलता हुआ बॉडी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड इनटू स्पीड, स्पीड स्क्वायर। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि किसी भी बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको हम लोग ये कहें कि ये बॉडी है और इसका मास अगर m है और अगर वो v स्पीड से इधर चल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड का स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल सिंपल थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ,
मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि आप हमेशा मास को केजी में यूज करेंगे और स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में यूज करेंगे, तब काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाते समय कि मास का वैल्यू आपको हमेशा केजी में लेना है। ठीक है, केजी में लेना है। मास का वैल्यू किस में लेना है? केजी में लेना है, ग्राम में नहीं लेना है। और स्पीड का वैल्यू हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? जूल निकल कर आएगा। समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या किस चीज में निकल कर आएगा? जूल में निकल कर आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पे मास को केजी में रखिएगा, इसको स्पीड मीटर पर सेकंड में रखिएगा, तो वो जूल निकल कर आएगा। इस तरह से आप देखिए, आपके ये हो गया, अगर आप देखेंगे तो ये है केजी और ये है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ गए? तो जूल का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। थोड़ी देर पहले आप जब वर्क में पढ़े थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो यहां पढ़े थे न्यूटन, ये पढ़े थे मीटर। तो न्यूटन मीटर को भी हम लोग जूल बोलते थे, और वही न्यूटन मीटर इसके बराबर हो गया केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, वो भी जूल है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन हाफ mv स्क्वायर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी बॉडी है, अगर वो मूव कर रहा है, मास m है, v स्पीड से चल रहा है, याद रखना है कि v का वैल्यू मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, मास का वैल्यू केजी में होना चाहिए। तो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। दिस विल बी टर्म्स ऑफ जूल। ओके, जूल, जूल इज योर यूनिट ऑफ द एनर्जी, यूनिट ऑफ द वर्क। तो याद रखना चाहिए हमेशा। मैं आपको इस बात को बहुत ही स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब आप देखेंगे तो मास को केजी में नहीं लिखा रहता है, ग्राम्स में कहीं कहीं लिखा रहेगा। उसी तरह स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में नहीं रहेगा, तो उसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तब आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर निकल कर आएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल कर आएगा? हाफ mv स्क्वायर निकल कर आएगा। Kinetic energy of mass moving with a speed v has a kinetic energy half mv square। आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए। ओके, नाउ सी हियर, एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। ये कहा जा रहा है कि एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास क्या है अभी हम लोग को नहीं पता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। ओके, तो अभी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मेरा 25 जूल। दिस इज 1/2 m v स्क्वायर, मतलब 5 गुना 5, 25 कैंसिल, m इज इक्वल टू 2 kg। ओके, 2 kg का ऑब्जेक्ट है मेरा। ओके, अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए कि उसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो हम लोग बोल देते 2 kg। ये पहला एक सवाल हो सकता था जो कि इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन हमसे तो पूछा जाता है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। वेलोसिटी कितना कर दिया गया? वेलोसिटी कर दिया गया 10। हालांकि इस सवाल को मैं बिना बनाए भी हम लोग जवाब दे सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं आपके सामने करके दिखाना। 1/2 इंटू मास 2 kg इंटू स्पीड 5 की जगह पे कितना कर दिया गया है? अब डबल कर दिया गया, 10 कर दिया गया, 10 गुना 10। सो ये निकल कर आ गया आपका 100 जूल। ओके, आप जानते हैं, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं ये चाहता तो बिना बताए हुए इस सवाल को सॉल्व किए हुए बना देता। मैं बोलता कि यहां पे v स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या है? हाफ mv स्क्वायर।
अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ mv² है, तो जाहिर सी बात है कि अगर v को डबल कीजिएगा तो v² क्या हो जाएगा, अगर v को 2v करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर v को अगर हम लोग डबल करेंगे तो v² 4 हो जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता। तो ये 100 से 25 से बढ़ के 25 जो काइनेटिक एनर्जी था वो 100 हो जाता। लेकिन हमने चाहा कि आपको एक एक नियम से करके दिखाएं। बेसिकली मैं आपको फिर से एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू m इंटू v² का मतलब v इंटू v, ठीक है। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी डबल कर दिया, इसको दुगुना कर दिया, इसको दुगुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ये भी तो 2 टाइम्स हो गया ना, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स, रिजल्टेंट विल बिकम 4 टाइम्स। तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी का क्या होगा, अगर स्पीड को डबल कर दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, और वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर में बदल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उसी के प्रोपोर्शन में होगा, और स्पीड के तो स्क्वायर में होगा जो है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड अगर ज्यादा होगा तो स्पीड का स्क्वायर हो जाता है यहां पे। तो एक तरह से ये सिंपल एक कंसेप्ट है, ये सब भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब ये आपके सामने एक चीज मैं लेकर आया हूं, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है जो आपको समझना चाहिए। डिराइव द रिलेशंस बिटवीन द वर्क डन बाय ए फोर्स F एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको बोलता हूं कि अगर किसी बॉडी पे अगर आप वर्क करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अगर ऐसा हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। अगर बॉडी की जो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसके अपोजिट में अगर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कि बॉडी अगर उस डायरेक्शन में चल रहा था, फोर्स उसको उल्टा लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो हम लोग को ये कहा जा रहा है कि डिराइव अ रिलेशंस बिटवीन वर्क डन बाय ए फोर्स F एंड चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने के बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो है। देखिए सबसे पहले एक ये ऑब्जेक्ट है जिस पे आपने फोर्स F अप्लाई किया। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट u स्पीड से ऑलरेडी पहले चल रहा था। आपके फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट आगे तो बढ़ते गया और उसका स्पीड जो है ना अब v हो चुका है। s डिस्टेंस या s डिस्प्लेसमेंट कहा जाए, ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर चुका है और आपके पास जो है ये इसका स्पीड v हो चुका है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मैं इस डेरिवेशंस को सेम डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं। मैं इधर ही बता रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट था जो u स्पीड से चल रहा था, आपने फोर्स अप्लाई किया, उसका स्पीड बढ़ गया, v हो चुका है धीरे धीरे, और वो फोर्स कंटिन्यूअसली उस पर काम भी कर रहा है। आई एम सेइंग कि वो फोर्स उससे हटा नहीं है, वो फोर्स बेचारा उसके साथ हमेशा लगा हुआ है और उसके स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फोर्स बढ़ाया जा रहा है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक आपने बाइक स्टार्ट किया और ये एक्सेलरेटेड मतलब आपने फोर्स, मैकेनिकल फोर्स उस पर आगे की तरफ लगा रहे। ओके, सो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो अब आप देखिए, मैं जस्ट आपके मोशन वाले चैप्टर पे लेके जाना चाहता हूं कि फोर्स, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप यहां पे बोलिए, इनके बीच में एक रिलेशंस निकालना चाहता हूं। आप जानते होंगे या जानते हैं कि ये इक्वेशन होता था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, वेयर a इज एक्सेलरेशन। a क्या है? a इज एक्सेलरेशन।
और हम ये भी जानते थे कि न्यूटन साहब ने बोला था फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, यहां से निकल जाता। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है कि हमने फोर्स अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और एक ये वाला फॉर्मूला है कि हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे ये एफ फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि अब वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला था एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, जहां पे यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लिया है उसी डायरेक्शन में फिलहाल मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, सो cos 0 डिग्री 1 इट इज नथिंग बट f मल्टीप्लाइड बाई s, और f की वैल्यू आप यहां से लाके इसमें पुट कीजिए, तो मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई योर डिस्प्लेसमेंट s, ये हो गया मेरा as। इस as का वैल्यू आप यहां से लाके पुट करने की कोशिश कीजिए, ये हो गया मेरा मास as का कैसे निकालेंगे? as निकलेगा मेरा, हाउ टू फाइंड दिस as, आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये यू स्क्वायर को मैं क्या किया, इधर ले आके घटा दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो as बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ओके, सो ये हो गया मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हैं क्या निकल कर आया, हमें लिखा है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 0 था। एफ की जगह पे मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ma, ये as हो गया। as को मैंने यहां से उठाया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब ये चीज हो गया मेरा हाफ, ये नीचे वाला 2 जो है यहां आ गया हाफ एकदम बाहर में, m हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। v क्या है, फाइनल स्पीड है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m u स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v स्क्वायर। तो इस तरह से ये डेरिवेशंस निकल कर आया। वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से अब आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई, डेल्टा मतलब चेंज। ओके, सो इस तरह से अब आपके पास निकल कर आ गया, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, जो कांस्टेंट फोर्स है वो u स्पीड से चल रहा था, अगर उसका स्पीड अगर v हो गया, बढ़ गया, तो अब आपके पास वर्क डन विल बी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दिस इज w। अगर w इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है, अगर w इज इक्वल टू निगेटिव, इसका मतलब कि स्पीड घट रहा है। तो अब इन कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे और इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy of the particle. Sum of all work done by individual all forces is equal to change in the kinetic energy of the particle. Okay,
सो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस पेज 125 टू 126 एंड ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 4, बस अब आपके सामने फटाफट ये सब क्वेश्चंस आएंगे। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. अब आपको बताना है कि एक ऐसा मास था जो 20 kg का था, उस पर एक फोर्स लगा और उस फोर्स ने उसके वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। यू सी हियर व्हाट आई एम सेइंग कि एक ये ऑब्जेक्ट है और ये दौड़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। अब कुछ देर बाद इसका स्पीड घटेगा। अब घटेगा या वेलोसिटी घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पे कोई एक वर्क डन, ऐसे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स लगाएगा तो इसका स्पीड जो है धीरे धीरे घटते घटते, या ऐसे करिए जैसे जैसी ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। नाउ सी दिस इज आई एम सेइंग कि इस पे एक फोर्स इधर की तरफ कोई आदमी खींच रहा है, तो धीरे धीरे जो इस पे फोर्स काम कर रहा था उस फोर्स ने इसकी स्पीड को घटा दिया है और इसका स्पीड हो गया है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि वर्क निगेटिव आना चाहिए। लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, तो यहां पर देखा जाए तो निकल कर आएगा 1/2। मास का वैल्यू है 20 kg। स्पीड, फाइनल स्पीड ये हमारा v है, ये इनिशियल स्पीड u है। सो फाइनल स्पीड कितना है मेरा? v 2 है, तो 2 गुना 2 माइनस 1/2। मास आपका 20, स्पीड इनिशियल स्पीड कितना था भाई? 5 गुना 5। सो कितना हो गया? 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 40 हो गया, 2 से कट के ये आपका 10 हो गया, तो 250 माइनस 250 माइनस 210। ओके, दिस मच जूल। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन कितना आ गया हमारा? वर्क डन आ गया माइनस 210 जूल। ओके, सो माइनस 210 जूल मेरा आ गया। ये हो गया वर्क डन बाय द फोर्स। आप इसको अब अपने बुक में चेक कर सकते हैं। हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? व्हाट आई एम सेइंग, आई यूज्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द फोर्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये सबको कैलकुलेट करके माइनस 210 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 था ये एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। See here, an object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring it to the rest? Simply, एक ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये दौड़ रहा है किस स्पीड से? इसका v स्पीड से दौड़ रहा है। ये इनिशियल हो गया मेरा। अब इस पे कहा जाता है हाउ मच वर्क शुड बी डन इन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, यानी कि उसका स्पीड क्या हो जाना चाहिए? उसका स्पीड फाइनली 0 हो जाना चाहिए। ये फाइनल स्पीड कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए था। और इस पे कहा जाता है कि ये कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है और आप चाहते हैं धीरे धीरे जाते जाते वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, उसका स्पीड कम हो जाए, तो आपको उस पर बल पीछे की तरफ काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है आगे की तरफ जा रहा था तो जाते जाते इसको रुक जाना है, तो इस पे एक फोर्स पीछे की तरफ काम करना पड़ेगा। तो ये फोर्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और इस तरह से इस पे अब आपका वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m इंटू वी स्क्वायर, 0 इंटू 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, सो दिस इज माइनस हाफ m v स्क्वायर। ये हो गया आपका दिस मच वर्क डन इज टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द वर्क द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। ओके, ऑब्जेक्ट को रुक जाना है जाते जाते, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको माइनस हाफ एम वी स्क्वायर वर्क करना पड़ेगा। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with the constant velocity. How much work should be done on the object in order to bring at rest? The work is nothing but minus half mv square. This minus sign, what is this? This minus sign is simply saying that the force applied on the object is in opposite direction of the velocity या opposite direction of the displacement। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मेरा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मेरा जा रहा है उसके अपोजिट में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स व्हाई माय वर्क इज कमिंग टू बी नेगेटिव। ओके, सो वर्क should be done on the object in order to bring it at the rest is minus half mv square। वर्क में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अगर पॉजिटिव वर्क होता तो स्पीड बढ़ जाता, अगर निगेटिव वर्क है तो स्पीड घटते घटते जीरो हो जाएगा। सो योर आंसर शुड बी दिस मच, माइनस हाफ mv स्क्वायर। ओके, सी हियर नाउ द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at the velocity of 60 kg per किलोमीटर पर आवर। नाउ समझने की कोशिश कीजिएगा इस सवाल को। अगेन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ इस स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसका मास कितना है? मास है इसका 1500 kg। Calculate the work done to be done to stop a car moving at speed this। अब इस पे क्या वर्क डन करेंगे कि कार जाते जाते मेरा रुक जाए, उसका स्पीड फाइनली क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ब्रेक तो पीछे की तरफ लगेगा, तभी तब ये पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, तब जाके ये रुकेगा। तो इस पे फोर्स लगाया गया है पीछे की तरफ, ये जाते जाते रुक गया है। अब हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ इंटू एम इंटू फाइनल स्पीड जीरो, सो जीरो इंटू जीरो माइनस हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर। बट मैं आपको बोला था कि आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि मास को तो केजी में यूज करना चाहिए। मास को किस में यूज करना चाहिए? केजी में। और स्पीड को किस चीज में यूज करना चाहिए? वी को आपको यूज करना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो अगर आप मीटर पर सेकेंड में नहीं यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जहां पे ये u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आप पहले क्या कीजिए? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज सिंपली, ये है 60 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर और घंटे की जगह पे 3600 सेकंड। सो आप देखेंगे इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। और वैसे भी आपको पता था कि 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, सो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको और भी कर सकते हैं, 6 से 3 हो गया, दिस इज 20 हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 100/3 मीटर पर सेकेंड। 100/3 मीटर पर सेकेंड किसका आया वैल्यू? u का वैल्यू आया। सो यहां पे क्या आंसर आएगा? दिस इज 0 माइनस हाफ m का वैल्यू 1500 kg और u का वैल्यू 100/3 है,
तो 100 इंटू 100/3 × 3। सो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये निकल कर आएगा आपको 1500 को 1500 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको डिवाइड कीजिए आप 18 से। ओके, तो सॉरी 1500 को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है और तब इसको डिवाइड करना है आपको 18 से। ओके, तो इस तरह से ½ MB² करके आपके पास वैल्यू आएगा ½ M इज योर 1500 kg मल्टीप्लाइड बाई V हमने आपको निकाला था 6 3 18 हुआ था, तो 6 से कट के ये 10 हो गया था। आई एम सॉरी, ये हो गया 50 और ये भी हो गया 50 इंटू 50। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, इरेज ऑन। ये ऑब्जेक्ट है, जो मास है उसका 1500 kg है और आपका इसका स्पीड है 60 km/h। इसको आप 60 को 5/18 से गुना कर दीजिए तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो दिस इज 6 3 जा एंड 6 10 जा, सो दिस इज 10 इंटू 5/3 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको इसको जब स्टॉप कर देंगे फोर्स लगाकर, तो इसका स्पीड फाइनली 0 हो चुका है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक ½ इंटू M इंटू योर U इंटू U। सो दिस इज 1/2 इंटू 1500 माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, इंटू U हो गया 50/3 गुना 50/3। सो दिस इज माइनस। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर आप चाहेंगे तो इसको कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं। सो फाइनली आपके पास निकल आएगा 1500 पे आपको इंटू आपने 50 इंटू 50 एंड दैट डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। सो दिस विल बी -208333। ओके, इतना 2,08,333 दिस मच जूल। ओके, हियर इट इज आंसर इज माइनस। आपके बुक में ये आंसर माइनस में नहीं दिया हुआ है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट यू आर सपोज टू टेक दिस इज इन द माइनस, बिकॉज आपने क्या किया है, आपको बुक में ये आंसर माइनस में नहीं दिया हुआ है। यू आर सपोज टू टेक दिस आंसर माइनस बिकॉज यहाँ पे वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप द कार एट मूविंग एट दिस स्पीड। अगर वो कार इस स्पीड से चल रहा था, उसको रोकना है, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन विल बी अपोजिट टू द इस जो वर्क डन होगा, जो हम फोर्स जो अप्लाई करेंगे, वो फोर्स क्या होगा, हमारा वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तभी जाके वो हमारा ऑब्जेक्ट रुक पाएगा। और इस केस में हमें जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी निगेटिव। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो फाइनली आगे मूव करते हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, बहुत नजदीक अब आप चैप्टर के क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं आपको बहुत एक चीज दिखा रहा हूं, सीरियस वन, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी समझाने के कंसेप्ट को बता रहा हूं। आप देखिए यहां पे एक आदमी तीर धनुष लेके उसको खींच के जो है ना तीर को छोड़ता है, जो है ना, यू सी इन दिस ऑल फिगर्स आपके पास तीर है और बो है, आप उसको खींच के जो है छोड़ते हैं। तो मेरा सवाल सिंपल ये है, व्हाई टू पुल द थ्रेड ऑफ द बो बिफोर थ्रोइंग ऑफ द एरो। मेरा सवाल आपसे सिंपली यही है कि क्यों आप तीर छोड़ने से पहले उस जो थ्रेड है, जो धागा है, जो हमारा तीर कमान का, उसको क्यों आप अपनी तरफ खींचते हैं? व्हाई दैट? क्यों नहीं ऐसे ही बस रख देते हैं, तीर चला जाता? तो अब आपका जवाब क्या होगा बताइए। जो है मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्यों इस तीर को ये लड़की खींची हुई है अपनी तरफ, जो है धागे को, उस तीर को छोड़ने से पहले?
जवाब है सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बो टू चेंज, सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू चेंज इन द शेप। उस धनुष के शेप को बदलने की वजह से उसमें कुछ न कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गया है, और वो एनर्जी क्या कर रहा है, दैट एनर्जी इज यूज टू फॉर्म ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उस तीर के काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो यूज होने वाला है। मतलब जितना ज्यादा पीछे खींच के छोड़ेंगे उतना ही फास्ट और उतना ही ज्यादा स्पीड से मेरा तीर जाता है, उतना ही ज्यादा दूर जाता है। भाई क्यों? उस धागे में ऐसा क्या था कि धागा खींचने से वो हमारा तीर में स्पीड आ गया, तीर में काइनेटिक एनर्जी आ गया?